हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का साइंस का जो है कुछ मल्टीपल चॉइस का और क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके 120 प्रश्नों को हल किया। आज इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जो है हम लोग और प्रश्न को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। यहाँ से सीधे सीधे हम लोग प्रश्न संख्या 21 से शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 में हमारा क्या दिया है, लिखा है कि निम्न में कौन सी लंब विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यहाँ पर धारावाही तार के निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है कौन सा जो है इसमें वर्णन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है इसका। तो लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अक्षीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, ये भी हमारा सही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। विद्युत धारा की जो है विद्युत धारा को जो है संसूचित करता है, उसका उपकरण का नाम क्या है। तो ऐसे उपकरण, वोल्टमीटर नहीं, उस उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध। तो हम जानते हैं कि माइकल फैराडे जो है ये फिजिक्स के जो है बहुत बड़े जनक दाता, इसमें इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारे योगदान इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकल फैराडे क्या हमारे भौतिक शास्त्र है। क्या है, भौतिक शास्त्र है। ठीक, अब इसमें जो है अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करता है। तो जो परारूपी सौर सेल होता है ये हमारा जो पोटेंशियल देता है, जिसको विद्युत विभवांतर कहते हैं, 0.5 से लेकर के ये 1 वोल्ट तक होता है। कितना, 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक रहता है ये। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, जब कुंडली की दिशा उसके लंबवत हो जाएगी तो उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा चुंबकीय विद्युत धारा जो होगा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी, वो अधिकतम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान मतलब समान समय अंतराल में के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं। अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, समान समय अंतराल के अंदर यदि अगर अपनी धारा जो है अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा की कंडीशन में ऐसा होता है कि समान समय अंतराल के बाद ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ये कॉमन है, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको जान लीजिए कि 50 हर्ट्ज ही होती है। भारत के अंदर जो विद्युत धारा की आवृत्ति होती है ये 50 हर्ट्ज होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है। अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तार यानी जो धनात्मक तार होता है इसका कौन सा रंग होता है। घरों के अंदर जो हमारे तार आता है इसका कलर की बात कर रहा है कि इसका कौन सा कलर होता है। तो सब लोग जानते हैं कि जो ये ठंडा तार जो धनात्मक तार होता है ये लाल कलर का होता है। कैसा होता है, हमारा लाल कलर का होता है। इस तरीके से जो है ये इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न की अगर बात करें आगे वाले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे देश में
विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। यानी हमारे देश के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है वो कितना होता है, तो वो जो हमारा होता है 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। जो विभवांतर होता है 220 वोल्ट का होता है, याद रखिएगा। देखिए चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कोई अचानक से यदि अगर विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन फ्यूज नहीं कहा जाता है, वोल्ट भी नहीं कहते हैं, दीर्घ पतन ये भी नहीं होता है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु पतन कहा जाता है। यानी डी वाला ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा इस तरीके से। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो सुरक्षा से सबसे जो महत्वपूर्ण युक्ति है वो कौन सी ऐसी युक्ति है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई जब अचानक से घटना होती है तो उसके अंदर हम लोग फ्यूज वगैरह का प्रयोग करते हैं, यही ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, फ्यूज उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी फ्यूज जो लगाया जाता है ये क्या करता है, उसको जो है नियंत्रित करने का काम करता है। अगर बहुत ज्यादा जो है हमारी धारा प्रवाहित होगी, अगर ये कंट्रोल करने लायक नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है क्या होता है, गिर जाता है, यही जानते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये क्या है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहे से जो है जब जिंक को लेपित किया जाएगा तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, संक्षारण। तो संक्षारण में तो वस्तुएं हमारी क्या होती है, खराब हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। तो गैल्वेनोमीटर या पानी का चढ़ाना, पानी नहीं चढ़ाया जाता है तो इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जस्ता तथा समूह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जस्ता को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है इसके साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो हम जानते हैं कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है हाइड्रोजन गैस के साथ, इसकी जस्ता यानी जिंक के साथ जब HCl की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, हम जानते हैं कि जिंक क्लोराइड बनता है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनी हम लोग को, सी, यानी जो हाइड्रोजन गैस है यही इसमें प्राप्त होगी। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है या निर्मित करता है। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला जो है हमारा जो है तत्व निर्मित करता है, यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। ये यौगिक किसमें विलय है, जल के अंदर ये वाला यौगिक जो है विलय है। इस यौगिक का क्या नाम होगा, कैल्शियम हो जाएगा या सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा या फेरस होगा। तो ये जो हमारा कैल्शियम होता है ये इसका जो यौगिक होगा, यह यौगिक जल में विलय है। यानी कैल्शियम तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, संयोग कराएंगे, तब जाकर के जो यौगिक प्राप्त होगा उच्च गलनांक वाला, ठीक है ना। तो या करके ये हमारा क्या होगा, जल में ये विलय होगा। तो ये हमारा इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा जो कैल्शियम है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो तत्व, एक तत्व जो है दो या दो से अधिक एक यौगिक रहे हमारा और वो जो टूटे, अभिक्रिया कराया जाए तो वो अपघटन के बाद, टूटने के बाद दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये अपघटन अभिक्रिया इसके अंदर हो रही है।
तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा दिख रहा है कि जिसमें एक यौगिक हो, इसमें दो यौगिक है, ये हमारा अपघटन अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसमें यौगिक हमारे कितने हैं, दो है, ये भी अपघटन अभिक्रिया। देखो अभिकारक में दो यौगिक होगा तो नहीं होगा, उत्पाद अभिकारक में जो एक यौगिक रहेगा। देखो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड जो हमारा है, ये एक यौगिक के टूटने के बाद दो बन गया, तो ये हमारा कौन सा अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज वाला भी सारा प्रश्न आप लोग जो है सभी कर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है फटाफट अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी इसको पढ़ करके आनंद इसका ले सके और इसका जो है क्वेश्चन को वो सब भी कर सकें।